So once again, good evening. नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिज़ाबिलिटीज़ 2006 ये आज का टॉपिक है एंड यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका मेन कंसेप्ट पढ़ेंगे कि पर्सन नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिज़ाबिलिटी 2006 क्या इंपॉर्टेंट है और कितना है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड द नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिज़ाबिलिटीज़ इन February 2006. ठीक है, 2006 फरवरी में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या फॉर्मुलेट किया है एक पॉलिसी को. राष्ट्रीय नीति, नेशनल मतलब राष्ट्रीय एंड पॉलिसी मतलब हिंदी में नीति. तो एक पॉलिसी राष्ट्रीय नीति को किन लोगों के लिए, ये हो गया आपके पर्सन्स विद डिज़ाबिलिटीज़ मतलब जो व्यक्ति विकलांग हैं उनके लिए, जिनको डिज़ाबिलिटीज़ हैं बॉडी, उनके लिए ये पॉलिसी आया था. ये किस किस चीज़ों में डील करेंगे, मेन फोकस किस पे रहना चाहिए, जैसे कि फिजिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिज़ाबिलिटीज़. मतलब इन लोगों को उद्धार कैसे किया जाए, इन लोगों को कैसे एजुकेशन दिया जाए, इन लोगों को कैसे इकोनॉमिक दिया जाए, कैसे इन लोगों को सपोर्ट दिया जाए, उस बेसिस पे. नेक्स्ट आया, इन एडिशन द पॉलिसी ऑल्सो फोकसेस, क्या फोकस करता है, ऑल्सो फोकसेस अपॉन रिहैबिलिटेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन विद डिज़ाबिलिटीज़, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी एंड रिसर्च. तो मेन पॉइंट ये आता है हमारा कि ये किस पे फोकस कर रहा था. नॉट ओनली इट फोकस ऑन डिज़ाबल्ड पर्सन बट ऑल्सो फोकस ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं और वुमेन हैं उनके ऊपर विथ डिज़ाबिलिटीज़. मेनली जो डिज़ाबल्ड हैं हम उन पर्सनस को देख रहे हैं, बट इन बच्चों को मतलब बच्चे जो रहते हैं वो डिज़ाबल्ड होने से डबल सफ़र करना पड़ता है. जो वुमेन होते हैं वो ऐसे ही सोसाइटी के अकॉर्डिंग जेंडर बायसनेस की वजह से डिज़ाबल्ड जैसा ही ट्रीट किया जाता है उन लोगों को. उसके साथ अगर इफ डिज़ाबल्ड है तो ट्वाइस ए टाइम ये क्या होते हैं, वो फेस करते हैं इशू सोसाइटी में. ठीक है, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट चाहिए. कैसा एनवायरनमेंट, बाधाओं से मुक्ति वाला एनवायरनमेंट, मतलब ऐसा परिवेश हो जहाँ पे कोई भी रोक टोक ना हो, कोई भी इन्हें रोके ना पड़ने के लिए, या इकोनॉमिक कोई बाधा ना बने, कोई करप्शन ना हो इन लोगों के साथ, और इनको हैप्पीली अपना लाइफ जीने को मिले नॉर्मल पर्सन्स के जैसे. सोशल सिक्योरिटी मिले समाज में, इन लोगों को सोशल सिक्योरिटी मतलब समाज में सिक्योरिटी मिलना चाहिए कि इनको कोई कुछ ना बोले, जैसे कि डिज़ाबल्ड हैं तो बार बार इन लोगों को कोई नीचा ना दिखाए या फिर इन लोगों को नेगेटिव कोई ना बोले. रिसर्च वर्क में भी ये जा सकते हैं, स्टडी करके आगे जाना है तो जा सकते हैं. अभी देखो मेनली हम फोकस किस पे करेंगे, फोकस ये 10 पॉइंट पे करेंगे. हम 10 पॉइंट पे फोकस करने वाले, इसी 10 पॉइंट को हमें लिखना है, एक्सप्लेन करना है. ठीक है, पूरे टोटल 10 पॉइंट है, उसी को लिखना है. पहला पॉइंट, प्रिवेंशन ऑफ डिज़ाबिलिटीज़, डिज़ाबिलिटीज़ को कैसे हम रोक सकते हैं. रिहैबिलिटेशन मेजर्स मतलब कौन से उपाय को हम लेंगे रिहैबिलिटेशन के लिए, इनको सपोर्ट के लिए. वुमेन विद डिज़ाबिलिटीज़, इनको फोकस करना है. चिल्ड्रन विद डिज़ाबिलिटीज़, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट एंड इश्यूज ऑन डिज़ाबिलिटी सर्टिफिकेट. समटाइम्स क्या होता है कि कुछ लोग पैसे दे के सर्टिफिकेट्स ले आते हैं डिज़ाबिलिटी वाला, विकलांग वाला, और जॉब के लिए अपेयर करते हैं, और कुछ लोग होते हैं रियल जो डिज़ाबल्ड रहते हैं उनको जॉब नहीं मिलता है. तो ये जो इश्यूज क्रिएट होते हैं सर्टिफिकेट्स को लेके, गवर्नमेंट जो देता है उसके अकॉर्डिंग भी सही रास्ता लिया जाएगा, स्टेप लिया जाएगा. 7 में सोशल सिक्योरिटी, समाज से भी सिक्योरिटी चाहिए, उनको प्रोटेक्शन चाहिए. नंबर 8, प्रमोशन ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज का प्रमोशन करेंगे, जैसे एनजीओ सपोर्ट करें. नंबर 9, कलेक्शन ऑफ रेगुलर इंफॉर्मेशन ऑन पर्सन्स विद डिज़ाबिलिटी. तो हम रेगुलर इंफॉर्मेशन जैसे पढ़ा था लास्ट क्लास about guidance and counseling. In both cases we have to collect information from students and from their families also, and after that हम क्या करेंगे ना, after that we diagnose them and find out their problems and give a solution to them. तो वही चीज़ है कि हमें प्रॉब्लम जानने के लिए, उस पर काम करने के लिए पहले उनके बारे में डिटेल जानना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा. तो रेगुलरली उनका इंफॉर्मेशन हम लेंगे, स्पेशली यहाँ पे डिज़ाबल्ड वालों का. नेक्स्ट, रिसर्च एंड स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन एंड कल्चरल लाइफ. रिसर्च, स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन, कल्चरल लाइफ को भी सपोर्ट किया जाएगा. अभी देखो एक एक को एक्सप्लेन करेंगे, 1 by 1 हम एक्सप्लेन करने वाले हैं. ठीक है, क्लियर आ रहा है. तो हमारा पहला फोकस क्या था, द की एलिमेंट्स इन एनपीपीडी मतलब prevention of disabilities. The policy lays a strong emphasis on the prevention of disabilities. It calls for programs of prevention of diseases, which results in disability and the creation of awareness regarding measures to be taken for the prevention of disabilities during the period of pregnancy and thereafter to be
इंटेंसिफाइड एंड देयर कवरेज एक्सपांडेड। तो ये मेन पॉइंट होता है कि प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज का मतलब हो गया, ये पॉलिसी किस पे फोकस करेगा, स्ट्रांगली ये फोकस करेगा पहले कि डिसेबिलिटीज कैसे रोका जाए। सो डिसेबिलिटीज होने के चांसेस रहते हैं प्रेगनेंसी पीरियड से ही, तो प्रेगनेंसी पीरियड से ही होता है, तो इसलिए उसी पीरियड से हम लोग डिजीज को फाइंड आउट करेंगे कि कौन से डिजीज की वजह से हमारे क्या हो सकता है, डिसेबिलिटीज हो सकते हैं, एंड उस डिसेबिलिटीज के अकॉर्डिंग क्यों और कौन से रीजन या मेडिसिन से वो ठीक होगा, कौन सा मेजर्स ले, कौन सा स्टेप्स फॉलो करे, इसलिए ठीक है। तो इट कॉल्स फॉर प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। ये जो हमने पूरा स्टेप लिया, इस स्टेप को क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। मतलब प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम एक कंडक्ट किया जाएगा जो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज को रोक सके, बीमारी को रोक सके, जिसका रिजल्ट ये होगा कि डिसेबिलिटी रुक जाएगा, डिसेबिलिटी नहीं होगा, और बच्चे जो आएंगे या बच्चे का जो बर्थ होगा, जो जन्मजात होगा, उसको कोई भी इशू नहीं रहेगा, ना ही वो हैंडीकैप पैदा होगा। तो इसलिए अवेयरनेस क्रिएट करना है। इफ ड्रग्स, अल्कोहल या फिर एनी टाइप ऑफ कोई इंजरीज के वजह से हो रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग पहले से ही प्रेगनेंसी पीरियड से ही ये ध्यान देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज अ रिहैबिलिटेशन मेजर्स। तो रिहैबिलिटेशन मेजर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। मतलब रिहैबिलिटेशन मेजर 3 वे से ले सकते हैं। पहला क्या है, फिजिकल रिहैबिलिटेशन। फिजिकल मतलब आपका हो गया विच इंक्लूड द अर्ली डिटेक्शन, मतलब मैंने पहले फाइंड आउट कर लिया, पहले ढूंढ लिया कि कौन से बच्चों को इशू है, ठीक है। अभी उसके बाद इंटरवेंशन, मतलब उनके साथ मिक्स होते हुए, मिलते हुए, कम्युनिकेट करते हुए हमने ढूंढ लिया कि कौन से बच्चों को इशू है। देन हम काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, काउंसलिंग देंगे। मेडिकल इंटरवेंशन किया जाएगा, मतलब मेडिकल चेकअप किया जाएगा। प्रोविजंस ऑफ एड्स, सपोर्टिंग जो असेसमेंट मटेरियल्स है और असिस्टेंट मटेरियल्स है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, और अप्लायंसेस दिए जाएंगे। इट विल ऑल्सो इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स। तो इसमें और भी कौन लोग जुड़ेंगे, जो रिहैबिलिटेशनल प्रोफेशनल्स हैं, मतलब जो डॉक्टर्स हैं, या फिर स्कूल में हो रहा है तो रिसोर्स टीचर्स हैं, या फिर रिसोर्स मेंबर्स होंगे, या गवर्नमेंट के कोई भी मेंबर्स, काउंसिलर्स, गाइडेंस के लिए टीचर्स, या ऐसा एक्सपीरियंस पर्सन होगा जो इन लोगों को देखभाल करेगा या फिर फिजिकली उन लोगों को सपोर्ट करेगा, ठीक है। अगर एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन बोल रहे हैं तो इट इंक्लूड्स वोकेशनल एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। तो ये इंक्लूड करता है वोकेशनल एजुकेशन भी एंड स्पेशल एजुकेशन भी। इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन क्या है ना, इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन क्या है ना, इट इंक्लूड्स फॉर ए डिग्निफाइड लाइफ इन सोसाइटी। मतलब आपका इकोनॉमिक जो अर्निंग है उस पर फोकस करेगा, अर्निंग, आपका जो अर्निंग है, कैसे आप अर्न कर सकते हो उस पर फोकस करेगा। जैसे कि हो गया, एक पर्सन अर्न करना चाहता है बट वो डिसेबल्ड है, तो उनको हम कैसे स्किल सिखाएं या वोकेशनली सपोर्ट करें। तो पहले एजुकेशन दिया जाएगा, एजुकेशनल सपोर्ट, स्पेशल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन दिया जाएगा। उसके बाद अर्निंग करके वो जैसा अपना लाइफ मेंटेन कर सके उसके लिए ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या हो गया, थर्ड पॉइंट पे आता है वुमेन विद डिसेबिलिटीज। सो वुमेन विद डिसेबिलिटीज क्या है, वुमेन विद डिसेबिलिटीज रिक्वायर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। वुमेन विद डिसेबिलिटीज रिक्वायर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मैंने अभी बोला था कि वुमेन को कितना चाहिए, ट्वाइस सपोर्ट, मतलब ट्वाइस क्या होना पड़ता है, द्विगुना उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो वुमेन है। सो जेंडर बायसनेस की वजह से सोसाइटी में पहले उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, एक्सप्लॉइट होना पड़ता है, फिर उसके बाद सेकेंड टाइम उनको एक्सप्लॉइट होना पड़ता है ड्यू टू डिसेबिलिटी, अगर वो डिसेबल्ड है। तो इनको हम सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जो एक्सप्लॉइटेशन है, जो अब्यूजमेंट है, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसको दूर करना पड़ेगा। तो स्पेशल प्रोग्राम्स विल बी डेवलप्ड फॉर एजुकेशन। कुछ अच्छे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएंगे, स्पेशल प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएंगे उनके एजुकेशन के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, और उनके रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भी भेजे जाएंगे, सर्विस में भी दिए जाएंगे वुमेंस को, कि उनको स्पेशल जो नीड्स हैं वो फुलफिल करे। प्लस वोकेशन ट्रेनिंग दिया जाएगा, सेटअप दिया जाएगा कि तुम लोग भी अर्निंग कर सकते हो। अभी देखो, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, फोर्थ पॉइंट आ रहा है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज आर द मोस्ट वुल्नरेबल ग्रुप एंड नीड स्पेशल अटेंशन। ये क्वेश्चन है वाइवी बच्चों का एक था, ठीक है। वाइवी बच्चे जो हैं और मतलब एएनयू बच्चे जो हैं, मतलब आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी के बुक में बहुत अच्छे से मेंशन है। जैसे जब बच्चे बहुत टाइप के हैं, ठीक है। अभी बोलोगे कि मैम घर पे तो बच्चे हैं, नहीं, कुछ बच्चे आपने रास्ते में भी देखे होंगे, कुछ बच्चों को रोड साइड या फिर टनल पे सोते हुए देखा होगा, जिसका अगर सोचो वो घर से भागे हैं या कोई रीज़न से उनको किडनैप किया गया है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मतलब जन्मजात से ही उनके माता पिता नहीं हैं, ऑर्फन चाइल्ड है या फिर अनाथ आश्रम में रह के बड़े हुए हैं।
तो ये बच्चों के साथ सोच लो, ये डिसेबल्ड अगर हो तो कितना बड़ा कंडीशन इनके लिए बन जाता है, कितना इनके लिए इश्यूज क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए इन लोगों को मोस्ट वुल्नरेबल ग्रुप एंड नीड स्पेशल अटेंशन बोला गया। ऐसा ग्रुप है जिनको हमेशा स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम फेस करेंगे। सो एंश्योर राइट टू केयर, इनके लिए क्या बना पता है, मतलब आपका जो NP 2020 भी है वो मेंशन करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, यही ECCE 1986 मतलब नेशनल पॉलिसी जो है आपका 1986, उसमें भी मेंशन हुआ था अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो 1992 में भी था। सो ये सब मिलके यही बोलते हैं कि बच्चे के लिए राइट्स होना चाहिए। जैसे ह्यूमन राइट्स होता है, फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स आर डिफरेंट। जैसे ह्यूमन राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं, वैसे ही इन बच्चों के लिए क्या है, चाइल्ड राइट्स हैं। तो वैसे ही आपको एजुकेशन मिलना, बच्चों को एजुकेशन मिलना, बच्चों को केयर मिलना, प्रोटेक्शन मिलना, उनका वो चाइल्ड राइट्स हैं, उनके वो राइट्स हैं, अधिकार हैं। तो एंश्योर राइट टू केयर, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। सोचो ये बच्चों के साथ वो डिसेबल्ड भी हैं, तो उनको हम केयर, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी देना बाउंड है, राइट्स है उनका। एंश्योर द राइट टू डेवलपमेंट विद डिग्निटी, तो डिग्निटी के साथ बड़ा होना, रेस्पेक्ट के साथ, उनको भी एक सम्मान चाहिए, उनको भी सोसाइटी में एक पोजीशन चाहिए, तो उसके साथ ही वो रहेंगे। और ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जो उनको एक्सेप्ट करे, इक्वालिटी प्रोवाइड करे, वेयर द चिल्ड्रन कैन एक्सरसाइज देयर राइट्स, जहाँ पे वो अपने राइट्स को अधिकार स्वरूप ले सके, यूज़ कर सके, एंजॉय कर सके इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को, जो समभाव दे, समता दे, उसको वो एंजॉय कर सके। फुल पार्टिसिपेशन इन अकॉर्डेंस विद द वेरियस स्टेटस, यहाँ पे ना स्टेटस होने वाला था, रॉन्गली ये हुआ है, ठीक है, स्टेटस के जगह पे दैट इज़ द स्टैट्यूटीज हो गया है, स्टेटस होगा, ठीक है, उनके वेरियस स्टेटस के अकॉर्डिंग वो चलेंगे, फुल पार्टिसिपेशन उनका रहेगा। नेक्स्ट, एंश्योर इंक्लूजन एंड इफेक्टिव एक्सेस टू एजुकेशन, तो इनको इंक्लूजन एंड इफेक्टिव एक्सेस जैसे कर सके, मतलब प्रॉपरली एजुकेशन को वो यूज़ कर सके, हेल्थ का जो बेनिफिट्स उनको मिलना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू फ्री में मिलता है उसको ले सके, वोकेशनल ट्रेनिंग जो गवर्नमेंट भी अभी फ्री कोर्सेज दे रहा है उसको भी ले सके, along with the specialized rehabilitation services to children with the disabilities, and special जो rehabilitation centers में रखे गए हैं या सर्विस रखे गए इन बच्चों के लिए वो भी दिया जाए। ensure the right to development as well as recognition of the special needs and care and protection of children with the severe disabilities। देखो इन बच्चों के लिए तो जितने राइट्स थे वो रहेंगे, प्लस राइट टू डेवलपमेंट एज वेल एज द रिकॉग्निशन ऑफ द स्पेशल नीड, पहचान करना कि किस टाइप का डिसेबिलिटी है और उस हिसाब से क्या उनका नीड्स हैं या क्या उनको स्पेशल केयर नीड्स मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। 10 पॉइंट को एक्सप्लेन कर दो, ये आपका पूरा पॉलिसी खत्म हो जाएगा। तो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट क्या है? बैरियर फ्री मतलब बाधा मुक्त। आपने बैरियर पढ़ा था, कितने टाइप का बैरियर वहाँ पे देखा हुआ था। सोशल बैरियर है, सोशियो इकोनॉमिक बैरियर है, फिजिकल बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर है, इमोशनल, देन आपका इकोनॉमिकल, इतने सारे बैरियर्स हैं। तो वो बैरियर्स है, बाधाओं से अर्थ को क्या करना है, एनवायरनमेंट को क्या करना है, मुक्त करना है, जैसे कि ये लोग भी जी सके and freely safely use कर सके every facilities को which are present within the environment. The goal of the barrier free design is to provide an environment that support the independent functioning of individual. Main point क्या है, किसी के सपोर्ट के बिना, किसी के डर के बिना कोई बाधा नहीं है, वैसे वो लाइफ जी सके जैसे हम जी रहे। ठीक है, एवरीडे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके विदाउट एनी असिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट पे चलो, इश्यूज़ जो भी आते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में, इशू ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नोटिफाइड गाइडलाइंस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ डिसेबिलिटीज़ एंड प्रोसीजर फॉर सर्टिफिकेशन। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही डिसाइड करेगा कि क्या गाइडलाइंस होने चाहिए और क्या, कैसे आप इवैल्यूएट करोगे इन बच्चों को, कैसे मूल्यांकन करोगे कि किसको कितना डिसेबिलिटी है और उस अकॉर्डिंग क्या प्रोसीजर रहेगा सर्टिफिकेट देने के लिए। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी क्या है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन प्रोवाइडिंग टैक्स रिलीफ टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड देयर गार्जियंस। देखो सोशल सिक्योरिटी मतलब समाज में इन लोगों को कुछ कुछ चीज़ों में छूट देना, ठीक है, सपोर्ट करना। तो कौन सा है, गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स रिलीफ कर दिया, इन लोगों के लिए टैक्स छोड़ दिया, रिलीफ कर दिया। अगर सपोज सोच लो कि हमें 10 रुपया देना रहेगा तो इनको 1 रुपया या वो भी नहीं देना पड़ेगा। द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी यूनियन टेरिटरीज जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं हैव बीन प्रोवाइडिंग अनएम्प्लॉयमेंट
अलाउंस फॉर डिसेबिलिटी पर्सन्स, सॉरी डिसेबिलिटी पेंशन। तो डिसेबिलिटी पेंशन दिया जाएगा किन लोगों को, जो डिसेबल्ड हैं एंड वो एम्प्लॉयमेंट में जा नहीं सकते, जॉब नहीं कर सकते, वो उतने भी एबल नहीं हैं, तो उनके लिए डिसेबिलिटी पेंशन का हमने स्कीम चूज़ किया है एंड उसको मतलब अलाउंस के थ्रू पे दिया जाएगा या स्टेट गवर्नमेंट उसको देगा। स्टेट गवर्नमेंट विल बी एनकरेज टू डेवलप ये कम्प्रीहेंसिव सोशल सिक्योरिटी, मतलब पूरे सोसाइटी में ऐसा मिला जुला सिक्योरिटी चाहिए जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए नीड है। प्रमोशन ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब अभी ना NGOs बहुत ही हाईएस्ट वे में काम कर रहा है, बहुत ही डेवलप्ड हो चुका है। सो टू प्रोवाइड द अफोर्डेबल सर्विसेज टू कम्प्लीमेंट द एंडेवर ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं, जब गवर्नमेंट खुद नहीं कर पाता तो उसके अंडर पे NGOs करते हैं, और NGOs क्या करते हैं, इन लोगों के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोविजंस को लेके प्ले करवाते हैं। प्रोविजंस तो लॉ कौन मेकिंग करेगा, गवर्नमेंट करेगा, बट उसको वर्क कौन करवाएगा, उसको वर्क करवाएगा यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ साथ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो अंडरटेकिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड रिसर्च एक्टिविटीज़, ठीक है। सो लोगों को ये रिसोर्स प्रोवाइड कर सकता है प्लस रिसर्च में भी भेज सकता है। कलेक्शन ऑफ रेगुलर इन्फॉर्मेशन ऑन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, मैंने अभी बोल दिया था। तो जैसे होता है ना, मतलब जनगणना होता है, तो एक होगा नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है NSSO, वो क्या करेगा, 1981 से वो कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, वंस इन 10 ईयर्स, 10 साल में एक बार ये होता है। और वो क्या करता है, कंपाइल करता है सारे डेटास को। डेटास कहाँ से लिए हैं, लोगों के घर घर जाके, जो डिसेबल्ड हैं, नॉर्मल हैं, क्या करते हैं, कितना % डिसेबल्ड हैं, कैसे जी रहे, सब कुछ रेगुलर इन्फॉर्मेशन उनके बारे में कलेक्ट करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगेन वी स्टार्टेड आवर इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस इन द नेक्स्ट कमिंग 10 ईयर्स, विद इन 10 ईयर्स, एंड उसके बाद हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। देखो 2001 में हुआ था लास्ट आपका सेंसस, ये कलेक्शन हुआ था। देन 2011 21 में होना था, जो कि 11 में जनगणना ऐसे हुआ है, सेंसस हुआ है, नेशनल सर्विस हुआ है, तो उससे भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, बट अभी तक ऑन नहीं हुआ है, तो वो होगा एंड इनके भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए जाएंगे एंड आफ्टर दैट इनके लिए भी असिस्ट किया जाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस एंड उसके अकॉर्डिंग वर्क। रिसर्च क्या है, फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पर्सनस। देखो डिसेबिलिटी पर्सनस के लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए रिसर्च विल बी सपोर्टेड ऑन देयर सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंटेक्स्ट। देखो कल्चरल मतलब आपके सोसाइटी में, कल्चरल मतलब कला के क्षेत्र में, और सोशियो इकोनॉमिक मतलब समाज और अर्थनीति उसके क्षेत्र में, जिसके वजह से लोग ज़्यादा ही डिसेबिलिटी को फील करते हैं, उसको हम हटाने के लिए काम करेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे कैसे मॉडिफाई हो। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मैंने बोला था अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मैथडोलॉजीज। यूज़र फ्रेंडली अप्लाइंसेस, जो मटेरियल इनको चाहिए, जैसे व्हील चेयर और कैन चाहिए, स्पेक्स चाहिए, तो वो सारे दिए जाएंगे सोसाइटी में। प्लस ऑल मैटर्स कनेक्टेड विद द डिसेबिलिटी, जितने भी चीज़ें जुड़े हुए हैं डिसेबिलिटी के साथ, उसके साथ हम लोग काम करेंगे। क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ एंड सिविल सोसाइटीज़ एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू देयर कंसर्न। सो सोसाइटीज़ का भी एबिलिटी को हम देंगे इन लोगों को कि तुम जैसे सोसाइटी में हम जैसा एक्सेस कर पा रहे, सोसाइटी को रेस्पॉन्ड दे पा रहे, वैसे तुम भी दो। इसके लिए रिसर्च चाहिए। नेक्स्ट क्या है, स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन एंड कल्चरल लाइफ। सो ऐसा है ना कि अगर कोई भी मतलब स्पोर्ट्स फॉर इट्स थेराप्यूटिक्स, मतलब ऐसा कंट्रीब्यूशन है स्पोर्ट्स का भी कि इन लोगों को अगर कुछ चाहिए, नीड है, मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए ना, पहले कोई गेम्स नहीं होते थे, अब बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स को भी, एंड काम कर सकते हैं, ठीक है। कल्चरल फैसिलिटीज़ में भी, फेस्टिवल्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। ये और थोड़ा सा है। अच्छा बताओ क्या है, किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सा गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट will be the nodal ministry to coordinate all matters relating to the implementation of the policy। देखो कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यही पूरा काम संभालेगा। नोडल मिनिस्ट्री टू कोऑर्डिनेट ऑल मैटर्स, जितने भी रिलेटेड अभी 10 हेडिंग्स मिले हैं, वो 10 हेडिंग्स में वही काम कर रहा है। 10 जो पॉइंट्स हैं, 10 जो फील्ड्स हैं, उस पर काम करेगा डिसेबल्ड लोग के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, urban local bodies will be associated in the functioning of the district disability rehabilitation center। तो DDRC जो डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में ओपन है,
उसके लिए इतने लोग काम करेंगे, मतलब इतना ग्रुप काम करेगा। स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज़ सब मिलके काम करेंगे। ये जैसे डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बहुत अच्छे से काम करें, आगे चले और इम्प्लीमेंट करें पॉलिसीज़ को। The Ministries of Home Affairs, Health, Family Welfare, Rural Development, Urban Development, Youth Affairs, Sports, Railways, Science, Technology, Statistics and Program Implementation, Labor, Panchayati Raj and Department of Elementary Education, Literacy, Secondary and Higher Education, Road Transport and Highways, Public Enterprises, Revenue, Women and Child Development, Information Technology एंड पर्सनल एंड ट्रेनिंग विल सेट अप नेसेसरी मैकेनिज्म फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। मतलब जितना है मिनिस्ट्रीज, जितना वो काम करता है, हर एक पार्ट में इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। चीफ कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटीज एट द सेंट्रल लेवल एंड स्टेट कमिश्नर स्टेट लेवल में, चीफ कमिश्नर सेंट्रल लेवल में एंड स्टेट कमिश्नर स्टेट लेवल में डिसेबिलिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एंड नेशनल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैम स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ओवरटेक करेंगे। रिटन भी है, उसको भी मैं दूंगी। सबसे इजी क्वेश्चन बोल रही हूँ कि टीचर कॉम्पिटेंसीज लिखा है, मतलब टीचर, एक टीचर क्या क्या करना चाहिए। ये मतलब ये यूनिट 2 का एक लास्ट क्वेश्चन है एंड इट्स ए वेरी यूजफुल क्वेश्चन ऑल्सो बिकॉज पेडागॉजी पेपर्स में भी आपने रोल ऑफ ए टीचर बहुत बार पढ़ा होगा कि टीचर का रोल क्या होना चाहिए, एक शिक्षक कैसा होना चाहिए, उसके बारे में ही लिखना है। पहले एक शिक्षक कैसा होना चाहिए, क्या उसके कैरेक्टर्स होंगे, वो लिखेंगे। तो फर्स्ट आपको देना है टीचर कौन होते हैं, टीचर कौन होते हैं। मैं ओवरऑली आप